हेलो एस्पिरेंट, अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरईओ हो, आईसीआर हो, एडीओ हो, एसएडीओ हो या कोई भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, ठीक है ना, उसके लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं। तो आज हम आपको आपके सामने 100 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर क्वेश्चन लाने वाले हैं, ठीक है ना, और उनका थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी होगा, ठीक है ना, जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो व्हाट इज़ द रिकमेंडेड प्लांट पॉपुलेशन ऑफ रेड ग्राम यानी पिजन पी फॉर विंटर क्रॉप, यानी कि रबी मौसम में अरहर की अनुवांशिक पौध संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर डी 333 लाख प्लांट्स पर हेक्टेयर, मतलब एक हेक्टेयर में जो अरहर है वो कितने लगाए जा सकते हैं? तो 333 लाख लगाए जाते हैं, जिससे हमको बेहतर उपज मिलती है। ठीक है, मैदा में पीएच बढ़ने पर अधिकांश पोषक तत्व की उपलब्धता कम हो जाती है, निम्न में से किसे छोड़कर? यानी कि अगर पीएच बढ़ रहा है तो कौन से तत्व ऐसे हैं मृदा में जो कि वो घटेंगे या फिर बढ़ेंगे, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इस तरह के टाइप भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे मॉलिब्डेनम है। ठीक है, मतलब कि उच्च पीएच में अधिकांश सूचक सूक्ष्म तत्व जो होते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, इनकी उपलब्धता कम हो जाती है। लेकिन मॉलिब्डेनम ऐसा तत्व है, ठीक है ना, कि पीएच बढ़ने पर वो बढ़ेगा। भारत में प्रमुख मृदा नमी व्यवस्था कौन सी है? ठीक है, मतलब कि भारत में ऐसी मृदा में नमी कौन सी व्यवस्था पाई जाती है? तो यष्टिक व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है ना, भारत में अधिकांश क्षेत्र मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आते हैं, मतलब कि अगर वर्षा हो रही है तो उसमें नमी बनी रहेगी, अगर गर्मी पड़ रही है, शुष्क क्षेत्र हो रहा है, तो वहाँ पे नमी नहीं रहेगी। ठीक है ना, तो ऐसी ही स्थिति को क्या बोलती हैं? अस्टिक, ठीक है ना, एस्टिक रीजन बोलते हैं, जो कि भारत में अधिकांश पाया जाता है। यहाँ पे स्टेटमेंट का क्वेश्चन है कि इन फ्यूमिया XO इज मेल एंड XX इज फीमेल, और स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि इन माइस XX इज फीमेल एंड XY इज मेल। तो इन दोनों स्टेटमेंट में क्या सही है क्या गलत है, ये हमें देखना है। फ्यूमिया जो होता है उसमें जो नर होता है वो XO से डिनोट करते हैं, और मादा के लिए XX से, और चूहों मैंने माइस में XX मादा के लिए और XY नर के लिए। ठीक है ना, तो इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है ये देखेंगे। यहाँ पे हमारा फ्यूमिया में जो है XO और XX नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो कथन एक है वो इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट वाला अपन को डी नंबर मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि चूहों में XX और XY होता है। ठीक है, ये फ्यूमिया मतलब कि बैगवॉर्म मोथ होता है। ठीक है ना, इसमें XO और XX प्रकार का सेक्स डिटरमिनेटर नहीं होता, बल्कि लेप्डोप्टेरा संघ में जो कीड़े जो पाए जाते हैं उनमें ZW प्रणाली पाई जाती है। ठीक है ना, उनको डोमिनेट किसे करते हैं? ZW से और ZZ से। ठीक है ना, इसीलिए स्टेटमेंट 1 गलत है, जबकि माइस यानी चूहों में XY प्रणाली पाई जाती है, जिसमें XX फीमेल होता है और XY मेल होता है, इसलिए स्टेटमेंट 2 सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट 2 इज करेक्ट। यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट आता है कि ट्रू पोटैटो सीड्स टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय डॉक्टर रामानुज, और स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि सीड प्लॉट टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय डॉक्टर पुष्कर नाथ। यानी ट्रू पोटैटो सीड जो टेक्निक है उसका विकास डॉक्टर रामानुज ने किया था, और सीड प्लॉट टेक्निक का विकास डॉक्टर पुष्कर नाथ ने किया था। ठीक है, हमको ये पता है कि सीड प्लॉट टेक्निक का विकास डॉक्टर पुष्कर नाथ ने किया था, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि ट्रू पोटैटो सीड टेक्निक का विकास डॉक्टर रामानुज ने किया था। नहीं, उन्होंने क्या किया था? इंडिया में लाया था, ये बाहर का है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए गलत है और 1 जो है वो 2 जो है वो सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट 2 इज करेक्ट। ठीक है, जो ट्रू पोटैटो सीड टेक्निक का विकास जो रामानुजन ने नहीं, बल्कि इसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था जैसे ICIP द्वारा विकसित किया था। बाद में भारत में CPRI द्वारा बढ़ावा दिया गया, जो कि किन्होंने किया था?
डॉक्टर रामानुज ने किया था। ठीक है, फिर बाद में जो कह रहा है स्टेटमेंट की सीड प्लॉट टेक्निक का विकास डॉक्टर पुष्कर नाथ ने किया था, इसलिए स्टेटमेंट 2 सही है। पाइनएप्पल डिजीज ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाय फंगस सेरोटोसाइटिस पैराडॉक्सा विच बिलोंग्स टू विच फाइलम, यानी कि जो गन्ने में ये रोग पाया जाता है इस नामक फफूंद द्वारा होता है, तो ये किस संघ से संबंधित करता है। ठीक है, तो ये संघ है एस्कोमाइसोटा। ठीक है, जो ये संघ का जो फंगस है, ठीक है ना, वो इस संघ से क्या करता है, बिलोंग करता है। ठीक ना, जिसमें ये एसिसाई बनाता है और एस्कोस्पोर बनाता है, इसीलिए इसको एस्कोमाइकोटा संघ में रखा गया है। यहाँ पे स्टेटमेंट पूछा रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इंक्रीजेज बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन, और स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि एजोला एनाबेना इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसिम्बायोटिक N2 फिक्सेशन, यानी कि नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग जब N2 स्थिरीकरण को बढ़ावा करता है। और स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि एजोला एनाबेना, यानी एनाबेना क्या है, सहजीवी है। ठीक है ना, उसके लिए क्या कर रहा है, N2 का स्थिरीकरण का उदाहरण है। ठीक है ना, तो इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो अपना सही है, तो स्टेटमेंट बोथ आर इनकरेक्ट, क्योंकि नाइट्रोजन उर्वरक देने से पौधे को सीधे नाइट्रोजन मिल जाता है। ठीक है ना, जैसे बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन कम हो जाता है, इसीलिए स्टेटमेंट 1 जो कह रहा है कि नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ावा कर रहा है। ठीक है, और एजोला एनाबेना एक एसिम्बायोटिक एसोसिएशन है, ना कि एसिम्बायोटिक है। ठीक है ना, ये एसोसिएशन, इसीलिए स्टेटमेंट 2 भी क्या है, गलत है। द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट रेंज बिटवीन विच लिमिट, यानी कोरिलेशन कोएफिशिएंट का जो मान होता है वो किसके बीच होता है, तो हमेशा -1 to +1 के बीच रहता है। यहाँ पे -1 का अर्थ हुआ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, यानी कि कोरिलेशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, और +1 का मतलब होता है कि कोरिलेशन हो रहा है। 0 का मतलब हुआ कोई भी रिलेशन नहीं हो रहा है। ठीक है ना, सुगंधित ग्रास किस कुल से संबंधित करते हैं, तो हमेशा ग्रैमिनी याद करना है। ठीक है ना, एरोमेटिक ग्रास जो होती हैं जैसे लेमन ग्रास हो गया, सिट्रोनेला हो गया, ठीक है ना, ये पोएसी यानी ग्रैमिनी परिवार से संबंधित होते हैं, इसलिए उत्तर इसका हो गया ग्रैमिनी। 1 kg नाइट्रोजन के लिए कितनी मात्रा में यूरिया की आवश्यकता होती है। 1 kg हम जानते हैं कि हमको कितना क्या बोलते हैं, यूरिया लगभग 46 नाइट्रोजन होता है, इसीलिए 1 kg नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए हमें 100 से क्या डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आ जाता है। 2.16 kg यूरिया हमको देना पड़ेगा, तब हमको 1 kg क्या मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा हमारा वो। ठीक है, स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि वीड फ्री चेक उपचार के लिए वीड इंडेक्स 0 होता है। वहीं दूसरे स्टेटमेंट कह रहा है कि वीड इंडेक्स जितना अधिक होगा हर्बिसाइड और वीड कंट्रोल की दक्षता उतनी बेहतर होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए तो हमको समझ में आ रहा है कि वीड फ्री चेक, यानी कि हमारे फील्ड में कोई भी वीड नहीं है वहाँ पे। ठीक है ना, इसीलिए वीड इंडेक्स 0 होगा। लेकिन वहीं बता रहा है कि वीड इंडेक्स जितना अधिक होगा हर्बिसाइड और वीड कंट्रोल की दक्षता उतनी बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जितना वीड होगा उतना हमारे को जो यील्ड होगी वो कमी होगी। इसलिए स्टेटमेंट 2 सही है लेकिन 2 गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज फॉल्स। ठीक है, देखिए वीड फ्री चेक में कोई खरपतवार नहीं है, इसलिए यील्ड लॉस नहीं हो रही है। ठीक है ना, इसलिए वीड इंडेक्स 0 हो रहा है। वहीं वीड इंडेक्स अधिक होने का मतलब है यील्ड लॉस हो रही है ना, कम प्रभाव नियंत्रण होगा वहाँ पे। ठीक है, इसीलिए स्टेटमेंट 2 यहाँ पे गलत हो जाएगा। कंटूर बंडिंग जो होती है, कंटूर बंड जो होता है उसमें अधिकतम ढलान कितना प्रभावी हो सकता है, तो अप टू 6% होता है। कंटूर बंडिंग सामान्यतः कम ढलान वाली भूमि जैसे लगभग 6% तक प्रभावी होती है। अधिक ढाल पर रन ऑफ बहुत अधिक हो जाता है जिससे बंड प्रभाव नहीं रहता है। ठीक है,
WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार बादल कितने प्रकार के होते हैं, ये मैंने डाल दिया है, आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। 10 प्रकार के यहाँ पे बादल होते हैं, ठीक है ना। फिर मोस्ट ऑफ द टेम्परेचर क्रॉप आर विच टाइप ऑफ प्लांट, यानी अधिकांश समशीतोष्ण फसलें किस प्रकार के पौधे होती हैं, यानी जो अत्यधिक गर्मी में जो पौधे लगते हैं या उगते हैं वो किस प्रकार के पौधे होते हैं। तो लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं, क्योंकि उनमें जो सनलाइट होती है वो बहुत देर तक रहती है, ज़्यादा रहती है, इसलिए उन्हें वृद्धि करने के लिए क्या बोलते हैं, दिन में ज़्यादा काम करना पड़ेगा, इसीलिए, ठीक है ना, इनको क्या बोलेंगे, लॉन्ग डे प्लांट्स बोलेंगे, ठीक है ना। जीन में उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन कराने वाले कारक को क्या कहा जाता है, तो म्यूटाजीन कहा जाता है। ये तो सिंपल सी बात है, जो भी भौतिक, रासायनिक या जैविक कारक होते हैं जो जीन में परिवर्तन कराते हैं उन्हें म्यूटाजीन कहते हैं, ठीक ना। म्यूटेटर शब्द सामान्यतः उपयोग में नहीं आता है, इसीलिए म्यूटाजीन ही उसका उत्तर होगा, ठीक है ना। म्यूटेटर नहीं होता है, कभी कभी होता है ना, हम जो क्वेश्चन पढ़ते हैं उसका TOR लास्ट में लगा देते तो उसका आंसर सही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसिव फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, यानी मृदा निर्माण के लिए कौन सा इनमें से कारक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो पेरेंटल मटेरियल, सीधी सी बात है, पेरेंट होगा तभी तो वो कहलाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। सॉइल फॉर्मेशन के लिए क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म एक्टिव फैक्टर होते हैं जो कि परिवर्तन लाते हैं, लेकिन जबकि पेरेंटल मटेरियल केवल बेस प्रदान करेगा और स्वयं सक्रिय रूप से परिवर्तन नहीं करता है, इसीलिए पैसिव फैक्टर है। अमोनिया का नाइट्रेट और फिर नाइट्रेट में परिवर्तन किस प्रकार, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, ये तो सीधी सी बात है, ठीक है ना। देखो, पहले नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि अमोनिया जो होता है NH3 पहले नाइट्राइट में बदलता है, यानी NO- में रहेगा और मॉलिक्यूल इसमें ऑक्सीजन के 2 रहेंगे। फिर यही नाइट्राइट क्या होता है, नाइट्रेट में परिवर्तित होता है, इसमें ऑक्सीजन के लेवल, ऑक्सीजन के जो अणु होंगे वो 3 में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, 3 में परिवर्तित हो जाएंगे, इसीलिए नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया द्वारा होता है और इसी को नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। किस बाजरा को कैटरल और बुलरस मिलेट के नाम से जाना जाता है, तो पियर मिलेट्स को जाना जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इसके पुष्पक्रम जिसको इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, ठीक ना, के आकार के कारण क्रिस्टल और बुलरस मिलेट कहा जाता है। ब्रोमेलिन, विक्रम और चक्रधर किस फसल की वैरायटी हैं, तो लाइम की ये वैरायटीज़ हैं, ठीक ना, जो एग्रोक्लाइमेट कंडीशन के लिए विकसित की गई है। मृदा में कौन सा सूक्ष्म जीव सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है, क्योंकि ये तेज़ी से वृद्धि करते हैं, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में भी जीवित रह सकती हैं और इनकी संख्या अत्यधिक होती है, ठीक है। आयोडीन विलयन का उपयोग किस पदार्थ की उपस्थिति की जांच के लिए किया जाता है, तो स्टार्च के लिए किया जाता है, ठीक है ना। आपने पढ़ा ही होगा कि स्टार्च, आयोडीन जो होता है वो स्टार्च के साथ क्रिया करने पे वो नीला काला कर देता है उस रंग को, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है, सीताफल में कम फल सेट होने के लिए निम्न में से कौन सा अनुवांशिक कारण जिम्मेदार होता है, यानी सीताफल के जो फल लगेंगे वो कम लगेंगे, ऐसा कौन सा कारक है, तो डाइकोगैमी है, ठीक है। डाइकोगैमी क्या मतलब होता है कि मादा भाग पहले और नर भाग जो है वो बाद में परिपक्व होंगे, ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हैं, डाइकोगैमी बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें सेल्फ पोलिनेशन कम हो जाएगा, ठीक है ना, इसीलिए फल सेट भी कम लगेंगे। लीची इज प्रोपेगेटेड बाय विच मेथड, यानी लीची का जो प्रोपेगेशन है वो किस विधि से किया जाता है, तो एयर लेयरिंग की वजह से किया जाता है, ठीक है ना। लीची का जो प्रोपेगेशन है वो एयर लेयरिंग यानी गुटी जिसको हिंदी में बोलते हैं उसके द्वारा किया जाता है, ठीक ना, क्योंकि इससे क्या होता है, टू टाइप पौधे प्राप्त होते हैं और जल्दी पकते हैं। एयरलाइन क्या होता है कि एयर लेयरिंग इज अ प्लांट propagation technique that includes root to grow on the stem while its remain attached to the parent plant.
प्रोटीन का संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? तो राइजोसोम में होता है। प्रोटीन कहाँ बनता है? राइजोसोम में बनता है, जिसमें mRNA के अनुसार अमीनो एसिड जुड़कर पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। नॉचिंग विधि सामान्यतः किस फसल में की जाती है? तो फिग में की जाती है, अंजीर में की जाती है नॉचिंग विधि, ठीक है ना। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन एंड प्लांट न्यू ग्रोथ? कोशिका विभाजन और नई वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो यहाँ पे साइटोकाइनिन जो होता है वो जिम्मेदार होता है सेल डिवीजन के लिए और नए प्लांट बनाने के लिए। साइटोकाइनिन क्या होता है? साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है और नई वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेष रूप से शूट डेवलपमेंट में। खेती में जाने वाली गेहूं की फसल का बहुगुणित स्तर यानी पॉलीपोलाइड लेवल क्या होता है? तो हेक्साप्लॉइड होता है। हम जानते हैं कि जो कल्टिवेटेड ब्रेड वीट है टेटकम एस्टिवम जो है वो हेक्साप्लॉइड यानी 6N होता है, जिसमें 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम यानी AA, BB और DD होता है, इसीलिए हमको इसको क्या बोलते हैं? हेक्साप्लॉइड बोलते हैं। विच सॉइल ऑर्डर इज रिच इन ऑर्गेनिक कंटेंट? यानी मृदा में कौन सा कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हिस्टोल। हिस्टोल क्या होता है कि जो अपघटित पौधे के अवशेषों से जो मिट्टी बनती है उसमें हमारा को क्या ऑर्गेनिक जो मैटर होते हैं वो अत्यधिक उस मिट्टी में पाए जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोसोल बोलते हैं। मृदा में लवण के निम्नलिखित स्रोतों में कौन सा है, मतलब प्रमुख स्रोत इसमें से कौन सा है? तो रॉक वेदरिंग है। मृदा में लवणों का मुख्य स्रोत मूल रूप से पेरेंटल जो रॉक होते हैं उनके अपक्षय से होता है, ठीक है ना, इसीलिए उसमें खनिज लवण निकलकर मृदा में आ जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बने रहें हमारे साथ।